हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है, इट इज फॉर क्लास 11th, चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन एंड टॉपिक फॉर टुडे इज रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब बॉडी रोल कर रही है मूविंग प्लेटफॉर्म पे, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसकी रोलिंग मोशन को क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी। ग्राउंड पर जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है, एक बार मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करवा दूं, तभी आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये ग्राउंड था, ठीक है, और बॉडी जो है आपकी वो ग्राउंड पर कर रही थी रोल। क्या कर रही थी भाई? रोल। जो पॉइंट कांटेक्ट में था इसके, बॉडी का जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था, उसके पास दो वेलोसिटी होती हैं। अगर लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को वीसीएम बोल दिया जाए और ओमेगा को मान लिया जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो उस केस में इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होती थी। एक तो आर ओमेगा, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इस पॉइंट के पास एक तो आएगी आर ओमेगा, किसकी वजह से? रोटेशनल मोशन की वजह से, वो रहेगी पीछे की तरफ, और एक आएगी वीसीएम, तो इसके पास होगी क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा बॉडी के साथ साथ। तो नीचे वाले पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होती हैं, एक तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा था कंबाइंड मोशन में हम जब वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी पार्टिकल की, तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसके पास आर ओमेगा लीनियर वेलोसिटी होगी जो पीछे की तरफ, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज तो पीछे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो आगे की ओर। अब रोलिंग में दोनों वेलोसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी, और अगर ये ग्राउंड पर रोल कर रही है तो उस केस में आपका वीसीएम आर ओमेगा के बराबर भी आया था। ये रोलिंग की शर्त थी कि जो पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा अर्थ की सरफेस के यानी ग्राउंड के, इट मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका जो है रेस्ट पे कब होगा? जब दोनों वेलोसिटी सेम हो। ये पार्टिकल ए माना था मैंने, तो इसको बोला मैंने रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब इसके पास दो वेलोसिटी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, पार्टिकल हो गया रेस्ट में। तो ये तो आपका ग्राउंड के केस में था रोलिंग मोशन। अब हम करने वाले हैं मूविंग प्लेटफॉर्म के केस में रोलिंग मोशन। थोड़ा आप ध्यान दे, समझे बढ़िया तरह से। तो इस केस में क्या है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। क्या है भाई? प्लेटफॉर्म, और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? वेलोसिटी v से। इसके ऊपर एक बॉडी है, ठीक, इस तरह से ये कांटेक्ट में है इसके। अभी इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वीसीएम वेक्टर से, और बॉडी रोल कर रही है आगे की ओर इस तरह से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इस बॉडी की अबाउट सेंटर ऑफ मास, वीसीएम इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है लीनियर। अब नीचे वाला जो पॉइंट है यहां पर, उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो वीसीएम और एक क्या हो जाएगी? आर ओमेगा। और जो नीचे वाला पॉइंट की वेलोसिटी है, अगर वो इस सरफेस पे यानी मूविंग प्लेटफॉर्म जो है अपने पास, मान लीजिए नीचे वाली अर्थ है और यहां पर मामला स्मूथ है, ये आगे v वेलोसिटी से मूव करे जा रहा है, ठीक। तो उस केस में ये प्लेटफॉर्म था मूविंग। उस केस में जो पॉइंट ए है यहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जैसे पिछली बार तो मैंने कहा था VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं आएगी। तो क्या आएगी? मैं यहां पर एक बार लिख दूं, इफ ए बॉडी रोल ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म then the velocity of point of contact of body with moving platform must be equal
टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब हो गया भाई? अब आप ध्यान से देखो, अगर हम केवल इस बॉडी की बात करें, अपर बॉडी की, तो उसके एक नीचे वाले पॉइंट ए के पास एक वेलोसिटी हो जाएगी वीसीएम और एक वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा, है ना। और नीचे वाले प्लेटफॉर्म की बात करें तो इट इज मूविंग विद एक कांस्टेंट वेलोसिटी v, है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई बॉडी मूविंग प्लेटफॉर्म पे रोल करती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी नेट वेलोसिटी हमेशा उतनी ही होती है जितनी आपकी मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है। तो VA इस केस में किसके बराबर होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए, जो इसकी है प्लेटफॉर्म की। पॉइंट A की जो वेलोसिटी है मस्ट बी इक्वल टू V। और आप ध्यान से देखो तो इसके पास दो स्पीड है, दो वेलोसिटी है, एक तो VCM और एक R ओमेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो VCM माइनस R ओमेगा आपके पास आएगी VA, और इस बार वो जीरो नहीं रहेगी क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे वो रोल कर रही है वो प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है। तो इस केस में ये रखते हैं सर, जो मैंने आपको बताई अभी, ये आपके पास ये आ जाएगा कंडीशन। तो VCM माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू इस बार V आएगा। अगर ये ग्राउंड पे होता तो ग्राउंड की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, ग्राउंड तो रुका हुआ होता है, तो उस केस में VCM माइनस R ओमेगा सीधे जीरो के बराबर होता, तो हम बोलते हैं VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। तो बॉडी ग्राउंड पे रोल करती है तो VCM इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, जब किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे रोल करती है तो VCM माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म। हो सकता है मूविंग प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में रोल कर रहा हो, तो केस क्या बनेगा वो भी देख लो आप, इसे नोट कर लो आप, ठीक। ये भी नोट कर लो और इसको बना लो ताकि आपको याद रहे। क्लियर है भाई? अब देखते हैं आगे। नंबर सेकेंड केस क्या है वो भी देखो आप। मान लीजिए आपके पास ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई बॉडी रोल करेगी, और ये मूविंग प्लेटफॉर्म आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पर एक बॉडी है जो रोल कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से, और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है। अब आपसे पूछेगा बताओ ये तो ग्राउंड है, ठीक है, जिस पे कर रही है, यह मामला स्मूथ है ये। तो इस केस में क्या होगा? VCM ओमेगा, इसकी रेडियस R है भाई, पिछली बार भी R रेडियस लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था, तो रेडियस तो R रहेगी, ठीक है। अब इस बार क्या रहेगा? अगर इसको अलग करके देखा जाए तो एक वेलोसिटी तो इसके पास आएगी पॉइंट A जो कांटेक्ट पे है, इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट A, ठीक। एक इसके पास आएगी इस डायरेक्शन में R ओमेगा, क्योंकि ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है, ये पॉइंट के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो R ओमेगा होगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके पास होगी ही होगी। ये आ गया अपने पास। मूविंग प्लेटफॉर्म देखा जाए तो मूविंग प्लेटफॉर्म आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V से, तो इस बार क्या आएगा भैया? R ओमेगा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो VA पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो मस्ट बी इक्वल टू V, और इस तरफ है V, इसका मतलब R ओमेगा आपका बड़ा है, तो R ओमेगा माइनस VCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? V आ जाएगा इस बार। ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेट करेगा तो क्या कंडीशन बनेगी? मान लीजिए भाई एक्सेलरेट भी कर रहा है आपका, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या रिलेशन बनाओगे आप? मूविंग प्लेटफॉर्म जो है आपका जिस पे बॉडी रोल कर रही है, मान लीजिए वो एक्सेलरेट कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन A, एक्सेलरेशन उसका A है, और इसके ऊपर एक बॉडी है जो कि रोल कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज A, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ACM,
and alpha is angular acceleration about center of mass and r is radius of rolling body। ठीक है, तो इस केस में क्या कंडीशन बनेगी जरा आप ध्यान से देखो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना हो इन केस ऑफ कंबाइंड मोशन, तो मोशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो होता ही है पॉइंट के पास, और इसके अलावा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और होगा। ठीक है, जो कि आर अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आर अल्फा। और यहां पर जो नीचे वाली बॉडी है, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल वो जीरो होना चाहिए। सॉरी, बी लिख दिया मैंने गलती से, ये ए है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो पॉइंट ए है इसका एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू ए। ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? ये आपकी कंडीशन होंगी यहाँ पे, क्योंकि ए इसका इस तरफ है, जो एसीएम बड़ा होगा अल्फा से, और एसीएम माइनस अल्फा करने पर जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा? सीधे इसके बराबर आ जाएगा। और आपका जो ए निकला है यानी पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों दो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट के पास, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को माइनस कर देंगे और इसके बराबर दिखा देंगे। अगर ये वाला इस डायरेक्शन में होगा तो आर अल्फा माइनस एसीएम इज इक्वल टू ए दिखा देंगे। अब यहाँ पे शर्त क्या लिखेंगे? द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, the net tangential acceleration of point of contact of rolling body with accelerated platform must be equal to the एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, पॉइंट ए के पास एक और एक्सेलरेशन होता है आर स्क्वायर ओमेगा, पर हमें सिर्फ टेंजेंशियल देखना है। तो यहां पर जो ए टेंजेंशियल आएगा ना, वो सीधे ए के बराबर होगा। अब इस पॉइंट ए के पास एक और एक्सेलरेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है, और वो होता है रेडियल, जो कि होता है आर ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है भाई? आर ओमेगा स्क्वायर। पर उसकी हमें यहां पर बात नहीं करनी होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए आर रेडियल एक्सेलरेशन जो आएगा आपके पास वो आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो रोलिंग बॉडी है उसके टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो नेट आएगा वो ए के बराबर होगा, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका टेंजेंशियल इन दोनों से बनता है, इन दोनों से मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं ए नेट टेंजेंशियल, और जो इस डायरेक्शन में आता है इसको बोलते हैं ए रेडियल। क्या बोलते हैं भाई? ए रेडियल। तो ए रेडियल तो आपका आर ओमेगा स्क्वायर होगा, उसका इस मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये शर्त आगे जैसे मैंने आपको बताया, ए माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू ए। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरह से बात समझ में आ जाए। चलिए भाई, अब मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन any surface
देन फाइंड नंबर फर्स्ट velocity of center of mass of डिस्क। ये डिस्क मान लीजिए आपकी जो है वो क्या है, डिस्क है, ठीक है। नंबर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है भाई? तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कहीं भी स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब प्योर रोलिंग का केस है। क्या है भाई? प्योर रोलिंग का केस है। स्लिप नहीं कर रहा है मतलब ये रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सॉल्यूशन देखते हैं भाई। चलिए सॉल्यूशन की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होगा सॉल्यूशन में, आप ध्यान से देखो। सॉल्यूशन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम हम रख लेंगे P और एक पॉइंट का नाम रख लेंगे Q, ठीक है भाई। तो अब हम ध्यान से देखें अगर पूरी कहानी, हमने क्या मान लिया, हमारे पास जो डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो VCM है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है भाई? VCM। अब ध्यान से देखो आप, यहां पर जो पॉइंट P है इसके पास एक वेलोसिटी होगी VCM, और चूंकि ये इस तरह से घूम रहा है तो इसके पास एक और वेलोसिटी होगी R ओमेगा, और इस वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी हो जाएगी VCM, और चूंकि ये इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज तो इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में आएगी R ओमेगा। देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये वाले पॉइंट की तो R ओमेगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में VCM है, जबकि इस वाले की R ओमेगा इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक। अब देखिए ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म था ना वो कितने से मूव कर रहा था? V से। इस पॉइंट का नाम P था और इस पॉइंट का नाम Q था। नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है भाई? 2v से, ठीक है। ये तो कंफर्म दिख रहा है बॉडी ऐसे रोल करेगी, पर ये इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी हमें कंफर्म नहीं है। तो हमने VCM इस डायरेक्शन में माना है। अगर VCM की वैल्यू प्लस में आएगी तो हम बोलेंगे भैया हमें डायरेक्शन सही मानी थी, अगर VCM माइनस में आ गया तो डायरेक्शन बस अपोजिट होगी, वैल्यू तो हमेशा वही आती है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगी बॉडी इस तरफ चलेगी या इस तरफ चलेगी, भाई ऐसे तो रोल करेगा लेकिन रोल करते हुए इधर आगे बढ़ेगा या रोल करते हुए इधर आगे बढ़ेगा, इसमें कंफ्यूजन तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप VCM इस डायरेक्शन में मान लो, VCM की वैल्यू प्लस में आ गई मतलब इस तरफ ही मूव कर रहा है, VCM माइनस में आ गया मतलब पीछे की तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहां से अगर हम देखें है ना, तो VP किसके बराबर आना चाहिए? VP भाई देखो इन दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच स्लिपिंग नहीं है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं एक ही वेलोसिटी से, तो VP मस्ट बी इक्वल टू V। VP किसके बराबर होना चाहिए? V के। भाई यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए दोनों पॉइंट है, अब इसका जो पॉइंट है और जो इसका पॉइंट है एक ही वेलोसिटी से साथ में चलेंगे तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी, वरना स्लिपिंग हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी अलग होगी। तो इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म और पॉइंट Q की जो लीनियर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म मस्ट बी इक्वल। तो VP तो इसके बराबर आ गया सीधे V के, और VP है कितना? VCM प्लस R ओमेगा, तो VCM प्लस R ओमेगा इज इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगर हम देखें VQ, तो VQ मस्ट बी इक्वल टू 2V। अब चूंकि VQ इस तरफ होना चाहिए 2V होने के लिए, तो R ओमेगा इसका मतलब बड़ा है, तो R ओमेगा माइनस VCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 2V, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दे। प्योर रोलिंग में पॉइंट स्लिप नहीं हुआ करते, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सीधे इस मूविंग प्लेटफॉर्म के बराबर और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे वाले प्लेटफॉर्म के बराबर, ठीक है भाई। अब इन दोनों को देखें, सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या करेंगे हम इनको ऐड कर लेते हैं पहले, तो ऐड करने पर आ जाएगा VCM से VCM कट जाएगा, 2R ओमेगा इज इक्वल टू 3V, यहां से ओमेगा आ जाएगा 3V बाई R, सॉरी 2R। एक आंसर आ गया।
फ्रॉम फर्स्ट अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा VCM इज ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3v/2r इज इक्वल टू v, r से r कैंसिल 3/2v, तो VCM इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस 3/2v, ये आ जाएगा माइनस v/2। ये माइनस में आ गया, इसका मतलब जो VCM है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, मैंने राइट मान रखी ना, लेफ्ट कर देना, वैल्यू तो यही आएगी हमेशा कंफर्म। तो अब हम आंसर लिख देते हैं, हेंस velocity of center of mass of disk will be v/2 towards left, भाई मैंने राइट में मानी थी और आंसर माइनस का आ गया है। राइट में मानने से माइनस का आने का मतलब मैंने डायरेक्शन उल्टी मानी है, तो इधर आई है। ये स्टार्टिंग से डायरेक्शन नहीं पता होती, उसके बाद चलेगी पता जब आप इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, या फिर मैं अंदाजे से बोलता भाई इस तरफ चलेगा v, तो कई बच्चे कहते हैं VCM इधर क्यों ले लिया सर, तो घबराने की जरूरत नहीं, VCM किधर भी ले लो, आप इधर ले लो, VCM इस डायरेक्शन में ले ली, और जब VCM को इस डायरेक्शन में ले लिया हमने, तो अगर VCM का रिजल्ट माइनस में आ गया मतलब हमने डायरेक्शन अपोजिट मान ली गलती से, तो हम लास्ट में आंसर में जो डायरेक्शन हमने मानी थी उसके उल्टी लिख के आएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट आंसर लिखा जाएगा। ये माइनस में है इसलिए। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of center of mass is assumed नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन आपने मानी है वो नेगेटिव, जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसके अपोजिट मान ली है, बस यही बात है, तो इसमें लेफ्ट लिख देंगे। और ओमेगा तो आपका प्लस में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ओमेगा आपका सही है। क्लियर है भाई? तो इस तरह से हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। तो भाई ये था आपका रोलिंग मोशन ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। जब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रोलिंग मोशन भी आपका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का ही एक एग्जांपल है। कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन, यहां पर आप ध्यान से देखो। पहले तो फ्रिक्शन का रोल समझो, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन द रोलिंग मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन क्यों जरूरी है रोलिंग मोशन के लिए, पहले आप ये समझो ध्यान से। अभी मान लो एक बॉडी है, उस पर आपने कहीं एक फोर्स लगा दिया, बॉडी पर कहीं पर आपने एक फोर्स लगा दिया F। ठीक है भाई, तो इस F की वजह से ये बॉडी जो है, इस F की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास को एक एक्सेलरेशन मिलेगा, ACM, है ना। और अगर सेंटर ऑफ मास से हम देखें, इसकी दूरी स्मॉल r मान ले, तो इसकी वजह से एक टॉर्क भी तो प्रोड्यूस होगा। भाई ये फोर्स इस बॉडी को इस डायरेक्शन में तो चलाएगा ही चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ACM आया। और इसकी वजह से एक टॉर्क भी आएगा जो मान लीजिए अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। भाई एक बॉडी रुकी हुई थी, आपने इसको धक्का मारा इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इसको पकड़े खींचा, फिर इस डायरेक्शन में धक्का दिया, तो ये रोल भी कर सकते हैं और स्लिप भी हो सकती है, गारंटी नहीं है अभी कि रोल करेगी। तो एक तो आपके पास आएगा क्या, ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और एक आएगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा।
अब मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट अगर हम एसीएम देखें तो इस पॉइंट का जो एसीएम आएगा वो तो इस डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू दिस फोर्स, और यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा सीधे आपके पास आर अल्फा। क्या आ जाएगा भाई? आर अल्फा। ठीक है, आर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। एसीएम अगर बॉडी का मास कैपिटल एम हो और बॉडी की रेडियस कैपिटल आर हो, बॉडी की रेडियस क्या हो भाई? कैपिटल आर हो, तो जो एक्सीलरेशन एसीएम आएगा वो तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा एफ बाई कैपिटल एम। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा भाई? एफ बाई कैपिटल एम। सिमिलरली एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, और यहां पर आईसीएम लेंगे हम, क्योंकि आईसीएम के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे। अब अगर इसका टॉर्क देखा जाए तो स्मॉल आर इंटू कैपिटल एफ हो जाएगा। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हमने मान ली स्मॉल आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट की जो है वो स्मॉल आर है, तो ये आ गया आर एफ, आर क्रॉस एफ। आर एफ ही तो आएगा, साइन 90 बने 90 बीच एंगल। और आईसीएम, आईसीएम भाई इसका हमें पता नहीं, हम उसको आईसीएम ही रखते हैं। बॉडी का नाम जब हम देंगे तो आप आईसीएम इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, अब अगर एसीएम सीधे आर अल्फा के बराबर हो गया तो ये पॉइंट आपका नेट एक्सेलरेशन 0 शो करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, रोलिंग हो रही है। लेकिन हो सकता है कि एसीएम आर अल्फा के बराबर ना हो, एसीएम क्या हो? बड़ा हो। इस केस में एसीएम आर अल्फा से बड़ा हो गया है ना, नंबर ए कंडीशन। नंबर सेकेंड, इफ आर अल्फा बड़ा हो गया एसीएम से तब क्या होगा भाई? जो आपके पास पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट ए है, उसके पास दो एक्सेलरेशन है, तो अगर हम देखें तो यहां से जो एक्सेलरेशन ए है वो आपका आ जाएगा सीधे सीधे एसीएम माइनस आर अल्फा। भाई क्या आ जाएगा? एसीएम माइनस आर अल्फा, और तब हम उसको इस डायरेक्शन में मानेंगे। अगर ए को हम मानते हैं एसीएम माइनस आर अल्फा, तो इट मस्ट बी अलोंग राइट वार्ड्स, राइट डायरेक्शन में होगा। एसीएम बड़ा मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो पहले वाली कंडीशन में अगर एसीएम बड़ा है आर अल्फा से तो ए किस डायरेक्शन में आएगा? ए आपका आ जाएगा एसीएम माइनस आर अल्फा टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट। यानी ये पॉइंट जो है वो स्लाइड करने की कोशिश करेगा जमीन पे राइट साइड, जबकि रोलिंग में स्लाइडिंग होती नहीं है, स्लिपिंग होती नहीं है। तो पहले केस समझो, पहले दूसरे केस को मैं इरेज कर देता हूं, पहले केस की पूरी बात कर लेते हैं पहले। ठीक, हमने कंडीशन ली एक बॉडी जिसका मास m, जिसकी रेडियस कैपिटल r, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास दो वेलोसिटी होंगी। हमने मान लिया इस फोर्स F की वजह से सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो एसीएम, और जो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो अल्फा। तो पॉइंट ए के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो एसीएम और एक आर अल्फा। अगर पहला वाला केस देखें जहां पर मैंने बोला है कि एसीएम बड़ा है आर अल्फा से, तो उस केस में एसीएम माइनस आर अल्फा टुवार्ड्स राइट होगा, है ना। In this case, point of contact will tends to slide towards right, hence friction will be towards left। फ्रिक्शन क्या जाएगा भाई आपका? लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर हम पॉइंट ए को देखें तो पॉइंट ए में अगर एसीएम बड़ा हुआ आर अल्फा से, एसीएम किससे बड़ा हुआ? आर अल्फा से, तो यहां फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो पॉइंट है आपका ए वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था राइट साइड में, इसलिए जो आपका फ्रिक्शन आएगा वो किस तरफ आ जाएगा भाई? लेफ्ट साइड में। अब वो फ्रिक्शन करेगा क्या? तो अब ये बॉडी स्लाइड कर रही है स्टार्टिंग में, अगर यहां पर फ्रिक्शन सफिशिएंट हुआ जो रोलिंग करवा सके, मतलब स्लिपिंग रोक सके, तो वो क्या करेगा?
भाई चूंकि फ्रिक्शन जो आपका आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा इस केस में, फर्स्ट केस में लिखा है इसमें फ्रिक्शन आएगा आपके लेफ्ट साइड में स्मॉल एफ, और इस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर एक तो आएगा टॉर्क, है ना, एक तो आएगा टॉर्क, और जो फ्रिक्शन है वो इसके लीनियर मोशन का अपोज करेगा, पीछे की तरफ काम कर रहा है। दिस फ्रिक्शन भाई स्टार्टिंग में बॉडी रोल नहीं कर रही, आप ये मानो ये कंबाइंड मोशन था, स्लिप कर रही है बॉडी, तो स्लिपिंग रुकेगी कैसे, रोलिंग में कैसे कन्वर्ट होगी। हम जानते हैं रोलिंग के लिए तो क्या होना चाहिए, एसीएम और आर अल्फा बराबर होने चाहिए जमीन के रिस्पेक्ट में, पर वो है नहीं, पहला केस में भी एसीएम बड़ा है अल्फा से, तो इस केस में क्या है, तो दिस फ्रिक्शन reduces ACM, acceleration of center of mass, and increases alpha by producing a torque about center of mass till both ACM and R alpha becomes equal, ठीक है। तो फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट हो तो क्या करेगा, एसीएम कम कर देगा, आर अल्फा को बढ़ाकर एसीएम को आर अल्फा के बराबर कर देगा, जैसे ही एसीएम आर अल्फा के बराबर होगा रोलिंग विल स्टार्ट, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट केस था जो मैंने आपको समझाया। इसी में फर्स्ट केस अगर आपका एसीएम बड़ा होता है अल्फा, देखिए एसीएम इसी फॉर्मूले से निकलेगा हमेशा, और जो अल्फा आपका वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा हमेशा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर एसीएम आपका आर अल्फा से बड़ा हुआ तो आपका जो फ्रिक्शन आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, फ्रिक्शन जो आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, और करेगा क्या, एसीएम को कम करेगा और अल्फा को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो आपका टॉर्क है वो ऐसे काम, देखो भाई फोर्स ऐसे तो मतलब बॉडी को इस तरह घुमाएगा तो उसका अल्फा बढ़ाना शुरू कर देगा, वो और तेज घुमा देगा इसको, एक टॉर्क नया आ जाएगा जो इसके टॉर्क का सपोर्ट करेगा, है ना। और इस फोर्स को जो चला रहा है, ट्रांसलेशनली चला रहा है ना फोर्स है बॉडी को, तो उसके तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आए तो रोकेगा, एसीएम कम कर देगा, अल्फा बढ़ा देगा, और इस प्रकार से एसीएम घटकर और आर अल्फा बढ़कर दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई छोटा है इससे, इसकी वैल्यू बढ़ाओ और इसकी वैल्यू कम करो, दोनों एक केस में बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही बराबर होंगे बस ये बॉडी रोलिंग स्टार्ट कर देगी, बॉडी क्या कर देगी, रोलिंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्लियर है भाई। और उस केस में जो आपकी इक्वेशंस बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे वो भी देख लो। केस नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया अभी बढ़िया तरह से, देखें आप ध्यान से, ये केस नंबर फर्स्ट है। अब इस केस में जो इक्वेशन बनेंगी वो कैसे बनेंगी वो भी आप समझ लो। कैपिटल एफ काम कर रहा है, तो ये तो आपका कॉमन है जो लिखा हुआ है मैंने, इसको देख लो आप ध्यान से। इक्वेशंस इस प्रकार से बनेंगी, एक तो बनेगी ट्रांसलेशनल इक्वेशन जिसमें हम बोलेंगे F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एसीएम, इक्वेशन नंबर ए, ये जो भी आपको माननी है। फर्स्ट सेकेंड तो आपकी ये हो गई है ना, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी भाई, थर्ड हो जाएगी आपके पास। यहां से बहुत ही इजीली आप फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर सकते हो, बहुत ही इजीली फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से पता कर सकते हो, ठीक है। एसीएम ऊपर दे रखा है मैंने फर्स्ट और सेकेंड में। ये फॉर ट्रांसलेशन मोशन है, किसके लिए है, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो दो ही तो फोर्स काम कर रहे हैं,
एक तो फ्रिक्शन, एक एफ। फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आगे तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। फॉर रोटेशनल मोशन देखा जाए तो हम जानते हैं रोटेशनल मोशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी, भाई देखो ये स्मॉल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर। ये क्वेश्चन आपको दिया होता है हमेशा, ये स्मॉल आर मैंने माना था ना क्वेश्चन में दिया होगा कितनी कितनी हाइट पे काम कर रहा है आपका जो फ्रिक्शन है वो। इसको वेरिएबल फॉर्म में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इजीली बात आपको समझ में आएगी। भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास टॉर्क, अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर हम टॉर्क देखें तो एक तो आ जाएगा F इंटू स्मॉल आर, है ना, और F इंटू स्मॉल आर देखो किस तरफ है, R ऊपर की तरफ है और F नीचे की तरफ। राइट हैंड से अगर हम करें R क्रॉस F तो अंदर की तरफ आएगा टॉर्क माइनस जेड एक्सिस पर, और इसका टॉर्क देखा जाए तो R वेक्टर नीचे और F की तरफ मोड़ दो। अरे पोजीशन इसकी इस तरफ ही तो आ रही है, इसके अबाउट ये R वेक्टर हो जाएगा, इसके अबाउट घूम, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, पॉइंट के अबाउट हो गया आपका R वेक्टर, इधर हो गया ये वाला R वेक्टर, तो R से F की तरफ मोड़ दो अंदर की तरफ, R से F की तरफ मोड़ दो उंगलियां अंदर की तरफ डायरेक्शन आती है। वरना मैंने आपको सिखाया था R और F दोनों के टेल को मिला दो, अगर क्लॉकवाइज दिखता है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आती है और एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो बाहर की तरफ। तो अगर हम देखें ऐसे करके बढ़ा दें आगे तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इसको आगे बढ़ा दें ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, दोनों के अंदर इधर, दोनों टॉर्क आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों टॉर्क जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। ये क्योंकि बॉडी को एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इन्हें ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान रहे आप कोई बात। स्मॉल f इंटू कैपिटल R इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू अल्फा, भाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू अल्फा। जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे जो मैंने आपकी इक्वेशंस बना दी। और एक और बात रहेगी, क्योंकि रोलिंग हो रही है इसलिए एसीएम किसके बराबर होगा, आर अल्फा के भी बराबर होगा। ये तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी जैसे मैंने आपको समझा दी भाई। वहां से आप एसीएम की वैल्यू इजिली F/m रख दोगे। अच्छा वो तो आपकी पहले वाली कंडीशन में थी, अब रोलिंग मोशन चूंकि स्टार्ट हो चुका है तो एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा। एसीएम यहां से मत रख देना, एसीएम और अल्फा आपकी जो एसीएम और अल्फा है ये जो फ्रिक्शन में था उस केस में है। ये तो विदाउट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आने के बाद आपके पास ये इक्वेशंस बनेंगे जो मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर एक तो एफ वेरिएबल है, एक एसीएम और एक अल्फा, 3 वेरिएबल है और 3 ही मैंने आपकी इक्वेशंस बना के आपको दिखाई। इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही कर लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वो तो विदाउट फ्रिक्शन मैंने लिया था उस केस में। जब विदाउट फ्रिक्शन करते हैं तो हम केवल चेक करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन से हम क्या करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, और जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो इक्वेशन इस प्रकार से बना के आप छोड़ दोगे। ठीक है, नंबर सेकंड केस देखो आप, इफ आर अल्फा बड़ा होता है एसीएम से, आर अल्फा आपका बड़ा होता एसीएम से, तो पॉइंट ए की जो वैल्यू आती है वो आती है आर, पॉइंट ए का जो एक्सीलरेशन होता है वो आता है आर अल्फा माइनस एसीएम, आर अल्फा माइनस एसीएम टुवर्ड्स लेफ्ट, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इन्हीं से बोल रहा हूं मैं, इनसे जो लिखा हुआ है, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट tries to slide towards left, hence friction। अब अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी रोल नहीं कर सकती, क्योंकि भाई जो आपका आर अल्फा और एसीएम के बराबर तो है नहीं, इस प्रकार से हमने फोर्स लगाया। अब आर अल्फा अगर एसीएम के बराबर नहीं है तो उस केस में बॉडी रोल नहीं कर सकती अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा, तो
तो फ्रिक्शन किधर आएगा भैया, राइट साइड में आएगा, हेंस फ्रिक्शन विल बी towards right, friction reduces alpha and increases ACM, so R alpha become equal to ACM एंड रोलिंग विल स्टार्ट। इसको मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है भाई। एंड रोलिंग विल स्टार्ट, रोलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आर अल्फा जो है आपका वो एसीएम के बराबर हो जाएगा, आर अल्फा बिकम इक्वल टू एसीएम, रोलिंग विल स्टार्ट। इन दिस केस फिगर कैसा बनेगा पहले देखो आप ध्यान से, फिगर इस तरह से बनेगा भाई आपका, भाई एफ ये आपने स्मॉल आर मान रखा था, अब चूंकि आर अल्फा बड़ा आ गया था तो इस केस में फ्रिक्शन आपका इस तरफ आएगा, तो पहले आप वहीं से निकालोगे, इन दोनों में देखना कौन सा बड़ा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको तुरंत चल जाएगी पता है 1 मिनट के अंदर, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां से आप चेक कर लोगे। भाई एसीएम मैंने बताया जब फ्रिक्शन ना हो तो एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, और जो आपका अल्फा आ जाएगा वो टॉर्क अपॉन में आईसीएम, सिंपल एफ इनटू स्मॉल आर अपॉन में आईसीएम, बॉडी दे देंगे तो उसका आईसीएम आपको पता होगा पहले से। इन दोनों में से चेक करके देखना, अगर एसीएम बड़ा है आर अल्फा से तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा, और आर अल्फा बड़ा आ गया एसीएम से तो उस केस में आगे की ओर फ्रिक्शन आएगा। जब फ्रिक्शन आपको चल जाए पता, यहां से आप चेक कर लोगे पहले चीज, और जैसे फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अगर सफिशिएंट हुआ तो वो एसीएम को कम करना शुरू करेगा, सॉरी एसीएम को बढ़ाना शुरू करेगा इस केस में, और अल्फा को कम करेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए फाइनली। यार अल्फा बड़ा है ना एसीएम से तो अल्फा कम होगा और एसीएम बढ़ेगा ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे बराबर होंगे वैसे रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस केस में जो इक्वेशन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेगी, है ना, ये घूम रहा है इसके अबाउट अल्फा से और चल रहा है एसीएम से, सेंटर ऑफ मास जो है, यहां बोलेंगे F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू एसीएम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगी इस केस में। फॉर ट्रांसलेशन, फॉर रोटेशन क्या बनेगी इक्वेशन, रोटेशन के लिए इक्वेशन बनेगी, देखो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, यहां से फिक्स कर लो, ये घुमाने की कोशिश करेगा बॉडी को इस तरह से, और अब घुमाने की कोशिश करेगा नीचे की ओर, है कि नहीं, क्लियर है भाई। अब जैसे मैंने अल्फा मान रखा है तो एफ वाला बड़ा है, ये अल्फा को मैंने ऐसे मान रखा है ना इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका टॉर्क बड़ा है किसका, एफ का, क्योंकि वो बॉडी इस तरफ घूम रही है ऐसे, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा है, ये घुमा रहा है इस डायरेक्शन में, ये घुमाता है उल्टा, तो कैपिटल एफ इंटू स्मॉल आर माइनस स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर, क्योंकि यहां से दूरी तो एफ की तो कैपिटल आर ही आएगी जमीन के रिस्पेक्ट में ना, इज इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। आईसीएम आपको पता होना चाहिए, आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का सेंटर ऑफ मास के ओर, और एंड फॉर रोलिंग, क्योंकि रोलिंग हो रही है, तो अगर रोलिंग हो रही है तो हम जानते हैं एसीएम किसके बराबर आएगा भैया, आर अल्फा के बराबर, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, इस तरह से इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नंबर थर्ड केस भी आप देख लो, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे, क्लियर है भाई। इफ ACM is equal to R alpha, if ACM is equal to R alpha, then ACM वही था आपका पिछला, अगर हम ACM को बोलें कि भैया कैपिटल F बाई M है, और आपका जो अल्फा है वो F इंटू स्मॉल R अपॉन में, इसी केस में, इसी केस में है ना ICM है, और इन दोनों को हमने चेक किया तो हमने पाया ACM इज इक्वल टू R अल्फा, देन
there will be no friction. Because point of contact will not slide in this case. ठीक है, और इसमें जो इक्वेशंस बनेगी, फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, तो जब फ्रिक्शन नहीं आएगा सीधे सीधे आप इक्वेशन बनाओगे डायरेक्ट। भाई ये हो गया कैपिटल एफ, ये हो गया स्मॉल आर, इसका जो एक्सीलरेशन है वो एसीएम है और जो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है वो अल्फा है। तो वही इक्वेशंस आपके सीधी काम आएंगी। F इज इक्वल टू सीधे m इंटू एसीएम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा आ जाएगा टॉर्क फॉर रोटेशन। रोटेशन के लिए आ जाएगा F इंटू स्मॉल आर, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की आर है, तो F इंटू आर इज इक्वल टू जाएगा सीधे आईसीएम इंटू अल्फा, और थर्ड इक्वेशन तो आपकी एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा होगी फॉर रोलिंग, ये तीन इक्वेशन इस केस में बनेंगे और इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पूरी बात थी क्वेश्चंस बनाने की। इन पे न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आपको ये तीनों इक्वेशंस याद रखनी है। मैं आपको जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे फटाफट सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स है। मैंने यहाँ पर आपको पूरी बात समझाई है, जो फ्रिक्शन आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा और क्या करेगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत इजी होता है। अगर फ्रिक्शन डायरेक्शन आपको नहीं भी चेक करनी तो आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, चाहे तो आगे और चाहे तो पीछे। अगर फ्रिक्शन आपका पॉजिटिव आता है तो आपने डायरेक्शन सही मानी है। फ्रिक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई सॉल्व करने के बाद, इक्वेशंस बनाने के बाद, तो आपने डायरेक्शन अपोजिट मान ली थी। तो ये पूरा प्रोसेस तो आपको पूरा डिटेल में फील आए, इसलिए मैंने बताया था जो न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं वो बहुत इजीली शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां से आपको एक्चुअल मोशन का फील आएगा कि क्यों फ्रिक्शन आ गया है, क्यों फ्रिक्शन पीछे आया, क्या रीजन था उसका। ठीक है, वरना न्यूमेरिकल्स तो मैं जब फोर्स की वैल्यू दे देगा, ये डिस्टेंस दे देगा, तो फ्रिक्शन को पीछे मानूंगा तब भी आंसर वही आएगा, आगे मानूंगा तब भी आंसर वही आएगा। आगे मानने पर आंसर प्लस का आएगा, पीछे मानने पर आंसर माइनस का आ जाएगा। अगर मैंने गलती से डायरेक्शन गलत मानी होगी तो मान लीजिए फ्रिक्शन आगे लग रहा है रियल कंडीशन में और मैंने गलती से फ्रिक्शन पीछे मान लिया, तो फ्रिक्शन का जो सॉल्व करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा रोटेशन की, ट्रांसलेशन की, तो आपका सॉल्व करने के बाद फ्रिक्शन वैल्यू अपने आप माइनस की दे देगा। अगर मैंने गलती से डायरेक्शन अपोजिट मान ली होगी तो आपको चल जाएगा पता आपने गलत माना था। जैसे अभी हमने बीसीएम निकाला था, माइनस का आ गया था, डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी उसकी। तो इक्वेशन आपको बनानी है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, जो भी आप एज्यूम करते हो। अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ गई तो आप बोलोगे भैया हमने डायरेक्शन सही मान रखी है, अगर माइनस में आ गई तो जस्ट अपोजिट कर देना आंसर में अपनी डायरेक्शन को जो आपने मानी है उसके अकॉर्डिंग। ये पूरी फील थी, ये पूरे केसेस थे जो मैंने आपको समझा दिए। रोलिंग में जो फ्रिक्शन काम करता है उसकी कंडीशंस, इस पे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।